ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग किरचॉफ्स लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने किरचॉफ्स का पहला लॉ देखा था करंट के बारे में, और दूसरा लॉ देखा था वोल्टेज के बारे में। हमने ये बात बताई थी कि KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, लिखता हूं पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा। पहला लॉ क्या था? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें कहा था किरचॉफ ने कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, जंक्शन कहाँ होता है? जहां पर बहुत सारी करंट आ रही हो, कुछ करंट जा रही हो, ठीक है, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। मैंने इसका एग्जांपल दिया था रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे जंक्शन के फॉर्म में। तो किरचॉफ ने कहा था कि मान लो कि I1, I2, I3, I4 और I5 ये टोटल करंट है, और एक पॉइंट जंक्शन है जहां पर आ भी रही है और जा भी रही है। तो आने वाले करंट का समेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू जाने वाले करंट का समेशन, मतलब I4 प्लस I5। यानी अल्टीमेटली अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे इस लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ऑफ I4 माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। यानी जंक्शन पर टोटल करंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये पहली बात कही थी उन्होंने। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने कही थी करंट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को लेकर के, यानी उसको हम कहते हैं KVL। उन्होंने कहा था कि अगर कोई सर्किट है, ठीक है, कोई क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज सर्किट, हाँ क्लोज सर्किट, उस सर्किट में जो वोल्टेज जाएगा, ठीक है, जहां से स्टार्ट होगा पूरा, तो एक क्लोज्ड लूप के लिए वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी जहां से शुरू होगा वोल्टेज, अगर वो लूप पूरा क्लोज कर दिया जाए तो वोल्टेज, पूरे क्लोज लूप का वोल्टेज क्या मिलेगा? हमें 0। जहां से शुरू होगा वहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा। और हमने बात कही थी कि इसको समझने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को समझना पड़ेगा, है ना। ओके, उसके बाद KCL जो था, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये हमने बताया था कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस या कंजर्वेशन ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर काम करता है, जबकि वोल्टेज जो था KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे हम बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि किसी क्लोज्ड लूप को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि किसी सर्किट में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मैं एक सर्किट बना रहा हूं, मान लो ये कौन सा साइन है? रेजिस्टेंस। ये मैंने एक सर्किट बनाया, मैं इसको नाम देता हूं A B C D, ठीक है, D। अच्छा, सर्किट में जब ये बैटरी लगा रहता है तो बड़ा डंडी प्लस और छोटा डंडी माइनस को रिप्रेजेंट करता है। और और क्योंकि ये सर्किट छोटा सा रहता है तो यहाँ पर बैटरी भी छोटी सी लगेगी, तो यहाँ पर हम वोल्ट यानी V का इस्तेमाल न करके हम EMF का इस्तेमाल करते हैं, EMF, और इसको हम स्मॉल e या कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें बैटरी को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? E से, ठीक है, E। तो E जो टर्मिनोलॉजी है वो बैटरी के लिए सेव करके रख लो, बाकी और किसी पॉइंट पर E का इस्तेमाल मत करना। ओके, या तो तुम्हें क्या करना होगा कि EMF लिखना पड़ेगा, या शॉर्टकट में आप E लिख सकते हो। क्लियर? तो ये सर्किट का पहला रूल। अच्छा, इस सर्किट में हमें अगर हम बात करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं ये E है। अगर हम बात करें कि ये सर्किट क्लोज्ड लूप कब कहलाएगा, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, बताना, 2-3 ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ कि लूप क्या ABCD ये लूप है, या ABCD ये लूप है, या BCDAB ये लूप है, या CBAD ये लूप है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में से लूप कौन सा वाला नंबर कहलाएगा कि एक लूप को बता रहा है? सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड। कैसे पता चलेगा कि ये लूप है? जहां से शुरू हुआ है उसी पर
खत्म हुआ है, उसी पर खत्म हुआ है, ठीक है, उसी पर खत्म हुआ है। और जैसे मैं सिर्फ ये लिखूं कि ए और बी, ए बी क्या हो जाएंगे, ये एक ब्रांच कहलाएगा। बी और सी ये क्या है, एक ब्रांच है। सी और डी ये क्या है, एक ब्रांच है। ए और डी ये क्या है, एक ब्रांच है। या फिर इसी में से जैसे मैंने यहां से एक डाल दिया, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पर एक दे दिया एफ और जी। तो मैं एफ और जी की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं कि भाई ए बी जी एफ ए, ये क्या हो जाएगा, एक लूप हो जाएगा। यानी ये वाला पूरा एक लूप हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मैं चाहूं तो ये वाला पूरा एक लूप बना सकता हूं। समझ में आया? तो किसी भी सर्किट में हमें दो चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या, एक तो ब्रांच यानी शाखा, और दूसरा लूप, ठीक है, लूप। इतना क्लियर रहेगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज समझते हैं किसी सर्किट। देखो सर्किट में जब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हैं, सर्किट में हमें क्या देखने को मिलेगा, बैटरी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा। देखो ये है करंट, मतलब ये रेजिस्टेंस है R1, मैं इसको देता हूँ R1, ये R2, इसको लिखूंगा E, और ये हो गया R3। हमेशा जो करंट होता है वो बताओ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव, क्यों? हाँ, नेचर का रूल है भाई, कोई भी चीज फ्लो करती है तो वो हाई से लो की तरफ करती है। तो करंट कभी भी जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा एक बात याद रखो कि एक ही सर्किट में ना दो दो बैटरी लग सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक सर्किट है तो एक सर्किट में एक ही बैटरी लगेगी। एक ही सर्किट में आपको मल्टीपल बैटरी देखने को मिल सकता है, ठीक है, प्लस माइनस। तो एक ही सर्किट में दो बैटरी देखने को मिल सकता है। तो जब दो बैटरी हो जाएगी तो हमें इसका नाम E1 और इसको E2 करना पड़ेगा, है ना। ओके, अब देखो बैटरी कितनी भी हो, जो प्राइमरी मुद्दा है वो क्या है कि भाई करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। अच्छा, हमको पता है कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब आई जा रहा है, आई जा रहा है, तो अगर एक सर्किट है, ठीक है, एक ही सर्किट दिख रहा है पूरा का पूरा, तो एक सर्किट में एक ही करंट जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग करंट जाएगा। लेकिन अगर सर्किट एक से अधिक हो गया, ठीक है, जैसे मैंने एक काम किया कि भाई यहां से मैंने एक और लूप बना करके, अब यहां पर देखो ये मैंने एक अलग से ब्रांच क्रिएट कर दी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मान लो कि यहाँ से करंट गया, ये करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि यही जो करंट आई है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये क्या करेगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि इसको इधर से भी जाना है और इधर से भी जाना है। तो ये आई जो है ये I1 और ये I2 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब इस लूप में अगर हम बात करेंगे तो पूरा I1 जाएगा, लेकिन अगर हम इस बड़े वाले लूप में बात करेंगे तो I2 जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, किसी एक लूप में एक ही करंट जाएगा, ठीक है, एक लूप में एक ही करंट जाएगा। कहां पे? ये यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जंक्शन है, ठीक है, एक जंक्शन है। यहाँ पर आएगा I1, यहाँ पर जाएगा I2, और यहाँ से निकलेगा I। यहाँ से क्या निकलेगा, I। तो यहाँ पर लग जाएगा वही करंट लॉ कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, क्योंकि ये जंक्शन बन गया।
समझ में आया? ये जंक्शन बन गया। तो देखो जो करंट चला था आई चला था और वही करंट लौट के आया है आई ही। समझ में आ गया इतना? पहले ये बेसिक चीजें समझते चलो, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि अच्छा हाँ क्या है क्या नहीं। दूसरी चीज, वोल्टेज के बारे में हमने पढ़ा है जब हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस का। तो जब मैं बता रहा था कि भाई चलो अच्छा बताओ, पहले मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये बताना कि ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है, ठीक है? बताओ ये रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है? पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है कि जैसे ये मैं कर दूं R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये R3 रेजिस्टेंस, और यहाँ से प्लस माइनस, और मान लो यहाँ 5 वोल्ट मैंने दिया और 5 वोल्ट यहाँ से लेकर के फिर ये यहाँ तक आएगा। तो देखो 5 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर रहेगा, इसके अक्रॉस भी। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनके अक्रॉस वोल्टेज भी सेम रहता है, यानी जो वोल्टेज यहाँ रहेगा वही वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ रहेगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन सबका ना जो पॉइंट है वो सेम है, कॉमन है ना? तुम अगर मैं कहूंगा कि वोल्टेज मेजर करो तो कहाँ से मेजर करोगे? यहीं से मेजर करोगे ना, यहाँ और यहाँ लगा करके। वोल्ट मीटर यहीं दोनों पे लगाओगे वोल्ट मीटर, तो इसके लिए भी मेजर करोगे तो वही वैल्यू दिखाएगा, इसके लिए भी वही पॉइंट है वही वैल्यू दिखाएगा, इसके लिए भी वही पॉइंट है वही वैल्यू दिखाएगा। लेकिन जब कभी भी रेजिस्टेंस स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो, तब अगर तुम्हें वोल्ट मीटर लगाना है, इसके लिए लगाना है तो तुम इसके अक्रॉस लगाओगे वोल्ट मीटर, लेकिन अगर इसके लिए चाहिए तो तुम्हें इसके अक्रॉस लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। तो जब कभी भी रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगा, मतलब स्प्लिट मतलब वोल्टेज अलग अलग रहेगा। लिख रहा हूं मैं। सीरीज कनेक्शन में अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो वोल्टेज स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। इतना क्लियर हुआ? ओके बढ़िया। अब देखो, जब कभी भी हम किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमें उसमें 3 चीजें दिखाई देंगी, एक तो वोल्टेज, और दूसरा करंट, और तीसरा रेजिस्टेंस। ये कौन सा फॉर्मूला है? V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ है कि नहीं है? ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो मैंने क्या बताया अभी? भाई जो सीरीज में रहते हैं रेजिस्टेंस, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, ठीक है? इतना क्लियर है? मतलब अलग अलग होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ये रेजिस्टेंस है एक, और एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है? ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ से मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस। ये 5 वोल्ट मैंने यहाँ सप्लाई दिया, तो देखो ये 5 वोल्ट जाएगा, तो इस R1 की मान लो कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये R2 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब ये 2 ओम के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज कुछ और हो जाएगा। जब तुम मेजर करोगे तो देखो तुम्हें मेजर करने के लिए यहाँ पर एक ये टर्मिनल रहेगा, एक ये टर्मिनल रहेगा, है ना? R1 के अक्रॉस अगर मैं कहूँ कि वोल्टेज मेजर करना है तो तुम यही टर्मिनल में वोल्ट मीटर लगाओगे ना, और मैं कहूंगा कि R2 के अक्रॉस मेजर करो तो तुम यहाँ पर लगाओगे वोल्ट मीटर, बरोबर? लेकिन पैरेलल में ऐसा था क्या? पैरेलल में तो ऐसा नहीं था, पैरेलल में तीनों के लिए ही कॉमन पॉइंट था, है ना? तीनों के लिए जब कॉमन पॉइंट होगा तो जो वोल्टेज इसके लिए होगा R1 के लिए, वही वोल्टेज R2 के लिए होगा, वही वोल्टेज R3 के लिए होगा। लेकिन यहाँ सीरीज में तो हमारे पास अलग अलग टर्मिनल मिल रहे हैं, यानी इस R1 के अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा और R2 के अक्रॉस वोल्टेज कुछ और होगा। इसका मतलब क्या है कि जब सीरीज में कनेक्शन रहेगा तो वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। किसके ऊपर बेस्ड करेगा? ये रेजिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, मान लो कि ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, तब तो वोल्टेज सेम रहेगा।
लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब अलग अलग है, तब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन पैरेलल में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल में अमूमन देखा जाता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सेम ही रहते हैं, है ना। जब हम रेजिस्टेंस का एडिशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि पैरेलल कनेक्शन में अमूमन रेजिस्टेंस सेम रहते हैं। तो इससे हम ये याद कर सकते हैं कि भाई पैरेलल में जो वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा, R1 के वही R2 के वही R3 के रहेगा। क्लियर इतना? ओके, बहुत बताओ, एक सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। उसके बाद बताओ V इज इक्वल टू आई आर, ये किसका फॉर्मूला है? ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स का फॉर्मूला है, ओम्स लॉ। इसमें क्या है? V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। तो किसी भी सर्किट में हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी, या तो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा और करंट होगा, ठीक है। ये तीन चीजें हमें किसी सर्किट में देखने को मिलेंगी और इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज हमें निकालने के लिए कहेगा कि भाई फाइंड आउट करो, ठीक है। उसके अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई सर्किट है तो हमें किसी सर्किट में दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या क्या? एक तो सर्किट का लूप हो सकता है, और सर्किट का लूप किससे बनता है? ब्रांचेस से मिलकर के। ये मैं क्यों बार बार बता रहा हूं कि याद रहे, क्योंकि जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि अच्छा ये ब्रांच में सॉल्व कर रही हूं या लूप को सॉल्व कर रही हूं, ठीक है। ब्रांच और लूप में कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, चलो बहुत अच्छा। अब हम एक काम करते हैं, मैं दो चीजें और समझा देता हूं, फिर हम एक सर्किट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां पर एक सर्किट बना, अगर मैं कहूं ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है E, ठीक है, प्लस में। करंट बताओ कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये जो मैंने लाल एरो मारे हैं ये हमारे करंट का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, अच्छा R3 के पास मैं ऐसे लिख दूं, चलेगा? ये चलेगा ऐसे, I1 I2 I3? वेरी गुड। यहाँ पर I1 I2 I3 नहीं होगा, एक ही करंट जाएगा बस। अगर ये समझ गए तो फिर सारा के सारा खेल सही हो जाएगा। I और I, ठीक है। ओके, अब अगर मैं कहूं इस सर्किट के अक्रॉस, इस सर्किट में मैं नाम दे देता हूं A B C और D। इस सर्किट में एक लूप है, वो लूप कौन सा है? A B C D A, ये एक लूप है, ठीक है। लूप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से, एक लूप है। अब इस लूप में तुम्हें लगाना है करंट, अरे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लगाना है? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो, वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो हमको V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। वोल्टेज की जब बात करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि जैसे ही हम किसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचेंगे तो उस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू है? R, और वहां से कौन सा करंट जा रहा है? I, उसको हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि R और I हमें किसका वैल्यू देंगे? वोल्टेज का, है ना। और हमें लॉ कौन सा लगाना है? वोल्टेज का ही लॉ लगाना है। और ये केवीएल कहता क्या है कि किसी क्लोज्ड लूप में जितना भी वोल्टेज है उनका समेशन 0 होता है, यानी सारे वोल्टेज को जोड़ो तो इस पॉजिटिव से निकल करके इस नेगेटिव तक आने वाला वोल्टेज 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो,
इसी लूप में जब हम वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो उसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारा लूप शुरू होता है। जैसे मैंने पॉइंट ए से शुरू किया है, तो हम अपने वोल्टेज लॉ की शुरुआत यहां से करेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है, ए से। अब ए से अगर हम जाएंगे तो ए से बताओ, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है और हम भी जा रहे हैं उसी की डायरेक्शन में। तो जब कभी भी हम करंट की डायरेक्शन में जाएं तो ये जो आई आर लिखेंगे, बताओ इस R1 के पास पहले हमारे सामने कौन सा रेजिस्टेंस पहुंचेगा? R1। ए से अगर हम गुजरेंगे बी की तरफ तो हमारे सामने आएगा R1। R1 को हम क्या अकेले लिखेंगे कि आई के साथ लिखेंगे? अगर हमें इसका वोल्टेज निकालना है, मान लो कि यहाँ पर V1 निकालना है, तो हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे IR1, ठीक है, IR1। तो याद रखना, जब हम ये IR1 लिखते हैं ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में हैं, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर यही करंट के उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब करंट इधर जा रहा है और हम लोग इधर आ रहे हैं, तब उसके सामने हम नेगेटिव लगाएंगे। अभी वो दिख जाएगा कहां पर, ठीक है। तो देखो, अब हमने थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। हमने ए से बी गए, हमको R1 मिल गया। अब बी से हम जाएंगे सी, तो हमें क्या मिलेगा? R2। यहां भी करंट का डायरेक्शन सेम है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस IR2। ये हमें क्या दे रहा है? वोल्टेज ही दे रहा है, वोल्टेज ही दे रहा है ना? हाँ। उसके बाद हम आएंगे यहां से सी से डी की तरफ। सी से डी की तरफ जब जाएंगे तो बताओ हमें बीच में क्या मिला? E। इसका भी तो अपना वोल्टेज है, E। तो E ना, जैसे तुम मूव करो इसमें, ये देखो कि तुम्हारे जैसे ही तुम यहाँ मूव करे तो E का कौन सा टर्मिनल तुम्हें दिखाई दिया? अगर माइनस दिख गया तो यहाँ लिख लो माइनस, अगर प्लस दिख गया तो यहाँ पर लिख दो प्लस। लेकिन हम जब C से D की तरफ आ रहे हैं तो हमें कौन सा टर्मिनल दिखा है? माइनस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस, माइनस, माइनस E, माइनस E, ठीक है, माइनस E। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे अगेन, यहाँ से ऐसे ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड। अब देखो यहाँ ध्यान से रखना, ठीक है। अब यहाँ करंट यही है और हमें जाना है डी से ए, तभी तो हमारा लूप कंप्लीट होगा। डी से ए, तो जैसे ही डी से ए जाएंगे तो हमें बीच में मिलेगा R3। R3 के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? IR3। बताओ ये मैं पॉजिटिव लिखूंगा या नेगेटिव लिखूंगा? प्लस IR3 लिखूं या माइनस IR3 लिखूं? पॉजिटिव लिखूं, क्यों? नहीं, प्लस की तरफ से जा रहा हूं इसकी वजह से नहीं, क्योंकि मैं करंट के डायरेक्शन में हूं। करंट के डायरेक्शन में, जिधर करंट जा रहा है उधर ही मैं भी जा रहा हूं, इसलिए मैं लिखूंगा IR3 और टोटल इक्वल टू 0। ये है हमारा इसी लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसी लूप के लिए क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर हुआ? तो एक लूप है तो उसमें हम वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो इस तरीके से लगेगा। उसमें हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर रहेंगे तो रेजिस्टेंस और करंट का जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर करंट के उल्टे डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि हमारा लूप है BADCB, तो हम B से शुरू करते हैं और B से A की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें करंट A से B जा रहा होता, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? माइनस IR1 माइनस IR3। फिर यहाँ आते हैं तो ये प्लस मिल जाता, तो ये हो जाता प्लस E। फिर उसके बाद आगे जाते हैं तो यहाँ उल्टा फिर से नेगेटिव आता, तो माइनस IR2। समझ आया क्या? हाँ, तो ये चीज याद रखना। इसमें दो चीजें वही, अगर करंट के डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव में I और R का मल्टीप्लिकेशन, उल्टे डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव में। बाकी जब तुम्हें सर्किट में कोई बैटरी मिल जाए तो बैटरी का वो हिस्सा जो तुम्हारे सामने सबसे पहले आ जाए, अगर प्लस आया तो प्लस E, माइनस आया तो माइनस E। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, ये जो
करंट वोल्टेज लॉ है, ये ब्रांच के लिए भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ब्रांच के लिए। जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है? यह पॉजिटिव, यह नेगेटिव। ये मैं लिख देता हूँ R1, ये R2। अब बताओ करंट कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? पॉजिटिव से। मैं यहाँ से करंट भेजूंगा, मान लो कि आई करंट भेजा मैंने। ये आई करंट जैसे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ इसको मिल जाएगा जंक्शन, ये दो भाग में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से आगे जाएगा, ये I1 हो जाएगा, और यहाँ से निकलेगा I2 हो जाएगा। ठीक है, I2। उसके बाद जैसे ही ये दोनों यहाँ से आएंगे, ये जंक्शन पे आएंगे, I1 I2, फिर यहाँ से निकल के आ जाएगा I, और टोटल करंट यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट है A, B, C, D, इसके लिए E लिख देते हैं, F और G। जी, अब मुझे KVL लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर AB। ठीक है, AB, AB। तो KVL जब किसी ब्रांच के लिए लगाया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जहां से जहां जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं जा रहा हूं A से B की तरफ। ठीक है, मैं कहां से कहां जाऊंगा, A से B। तो मैं इसको लिखूंगा वोल्टेज अक्रॉस A टू B। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद इक्वेशन लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन लिखा जाता है। अगर A टू B ऐसे लिखना है तो लिख लो, नहीं तो सिंपली A B, वोल्टेज अक्रॉस A B ऐसे लिख लो। तो हम अगर यहाँ जाएंगे भाई, वोल्टेज अक्रॉस A B ऐसे करेंगे, तो बताओ किस R1 के इधर जाएंगे तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे? क्या हमें इसमें कोई बैटरी मिल रही है? नहीं, हमें सिर्फ मिल रहा है रेजिस्टेंस। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 R1। ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी I1 R1, I1 R1, बस। क्योंकि हमें पूरे लूप के लिए नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इस ब्रांच के लिए केवीएल लगाना था, ब्रांच का वोल्टेज लगाना था, निकालना था, तो हमने वो लगा लिया, हमने वो लगा लिया। क्लियर है? तो इसी तरीके से इसके लिए भी, R2 के लिए भी अगर करना रहेगा तो R2 के लिए कर लेंगे। ठीक है, R2 के लिए कर लेंगे, और फिर अगर वही लूप के लिए करना रहेगा तो पूरे लूप के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, केवीएल लगा लेंगे। इतना क्लियर हुआ? चलो, अब इसी पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये पूरा कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या कहता है, कहता है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, आई से, है ना, अक्रॉस अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस। अब इसके लिए इसने कुछ सर्किट दिए हुए हैं, तो सर्किट देखो क्या है। जैसे यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद नीचे है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इस, ये है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 2 ओम, ये भी रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं एक्स है, वो हमें जो है निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे अभी, हमें क्या क्या निकालना है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यानी ये निकालना है, और वोल्टेज निकालना है, और करंट निकालना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकालना है हमें, वोल्टेज इस एक्स के अक्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये जो बैटरी है, बैटरी की भी वैल्यू दी हुई है। कहता है कि ये बैटरी की वैल्यू है, इसकी है 3 वोल्ट, और यहाँ पर जो ये है 4 वोल्ट का। ठीक है,
उसके बाद कहा कि भाई यहाँ से जो करंट आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो 0.5 एम्पियर का है, 0.5 एम्पियर का है। और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो है I2, I2, ठीक है, I2। अब कहा है इतना डेटा दिया हुआ है और बोलता है कि भैया इसके अक्रॉस, इस एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और करंट निकाल के बताओ। तो निकालने के लिए हमें बहुत सिंपल सा चीज क्या करना होगा, पहले हम नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ई तो लिखेंगे नहीं, ई लिख लेते हैं क्योंकि ये E1 E2 हो जाएगा, ई नहीं लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, एफ जी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं E1 और ये डाल देते हैं E2। हालांकि E1 E2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी हुई है 3 वोल्ट 4 वोल्ट, लेकिन फिर भी हम अपनी सहूलियत के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमको क्या क्या पता है, हमें निकालना पहले क्या है, फाइंड, फाइंड हमें करना है भाई, पहले तो वोल्टेज निकालना है V एंड I निकालना है, करंट, ठीक है, I करंट। अच्छा, अब कुछ देख करके कुछ कुछ चीजें याद आ रही होगी। देखो ये पॉइंट क्या है, एक जंक्शन है, जंक्शन है, बताओ करंट क्या इधर से आएगा या इधर से आएगा, मतलब कि G2F आएगा या C2D आएगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो आएगा वो G से F की तरफ आएगा या C से D की तरफ आएगा, G से F की तरफ आएगा, G से F की तरफ आएगा। यानी इस जंक्शन पर हमें दो करंट मिलेंगे, एक तो यहां से आने वाला करंट और एक यहां से आने वाला करंट, और जो भी करंट आएगा वो दोनों ऐड होगा और ये दोनों का समेशन हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा, अगर हमें सॉल्व करने नहीं आ रहा है और कंसेप्ट भी पता है, तो हम ऑप्शन देख करके करंट को निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट होगा ये इससे और इससे तो ज्यादा ही होगा, है ना। यहाँ पर जो करंट आएगा वो इन दोनों का समेशन होकर के आएगा ना, कि जितना करंट आ रहा है वही करंट जाएगा। मान लो यहाँ पर 0.5 एम्पियर है और यहाँ पर 2 एम्पियर आता, तो दोनों को मिला दो 2.5 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा, है ना। मैं जस्ट एक लॉजिकल वो बता रहा हूँ, लेकिन अभी हम निकालेंगे, ठीक है। चलो, हमें पता चल गई कि भाई यहाँ जो x के क्रॉस करंट जाएगा वो करंट होगा समेशन ऊपर वाले का नीचे वाले का। ऊपर वाले में कितना करंट है वो तो दिया है, लेकिन नीचे वाले में कितना करंट है वो हमें पता ही नहीं है, वहां पर खाली I2 बोल दिया है, बरोबर। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, यहाँ पर वोल्टेज पता है, तो हम करंट निकाल सकते हैं इस ब्रांच का, ठीक है। हाँ, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक वोल्टेज या 3 वोल्ट दिया है, यहाँ जो है क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वो तो बैटरी का वैल्यू दिया है 3 वोल्ट है बैटरी, लेकिन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये तो हमें पता ही नहीं है, और ना ही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है नहीं पता है, तो हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकाल पाएंगे, है कि नहीं। हाँ, अब देखो एक चीज हम ध्यान से अगर हम समझेंगे तो ये आर रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तीनों ही क्या है, पैरेलल है ना। तो जो वोल्टेज मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा वही रेजिस्टेंस, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो क्योंकि हमें इसमें करंट पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो V इक्वल टू आई आर करके हम क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज निकाल लेंगे। लेकिन ये इतना आसान तो है नहीं, हमें इस ब्रांच में क्या लगाना पड़ेगा, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और ब्रांच के लिए मैंने बताया था कि ब्रांच के लिए हम लगाते हैं, तो हम लगा लेते हैं पहले KVL, KVL फॉर ब्रांच, कौन सा है, हमें कहां से कहां जाना है, A टू B, A टू B, हमें इसके लिए निकालना है ना, यहाँ A टू B जाए या B टू A जाए, जो जिधर से जाना चाहे उधर से जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखो
अब जैसे ही मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा, एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे क्या पड़ेगा, क्या मिलेगा? ई मिलेगा, है ना, बैटरी मिलेगा। और बैटरी का मैं क्या लिखूंगा, प्लस वाला टर्मिनल लिखूं या माइनस लिखूं? प्लस, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू प्लस 3 लिखूं, क्योंकि E1 की वैल्यू हमें पास पता है 3 वोल्ट है, तो 3 लिख दिया, 3। उसके बाद बताओ, जैसे मैं ए टू बी की तरफ जाऊंगा तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं या करंट के ही डायरेक्शन में जा रहा हूं? अपोजिट में जा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा, है ना, माइनस। और यहाँ पर इस लूप में करंट कितना दिया हुआ है, 0.5, 0.5 इंटू आर, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो आर कितना है, 2 ओम। मैं यहाँ लिख लूंगा 2। अब देखो, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 1। तो वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। अब देखो, हमारा एक एक आंसर तो निकल गया, V की वैल्यू पता चल गई कि भैया इसके अक्रॉस हमें मिल गया 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 2 वोल्ट। तो हमारा एक वैल्यू निकल गया, वोल्टेज हमने निकाल लिया कि 2 वोल्ट है इसके अक्रॉस। ठीक है, अब हमें पता करना है आई। आई हमें इधर का पता है कि भाई इसमें 0.5 है, लेकिन इसका पता ही नहीं है, इसका आई हमें पता ही नहीं है ना। लेकिन हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया है। अब जब यहाँ वोल्टेज मिल गया है तो हम यहाँ करंट भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो करंट निकालेंगे तो देखो, चाहे मैं G2C लिख लूं या C2G लिख लूं, इस ब्रांच में लगा दूं फिर से KVL, है ना, KCL लगाऊं। पहले KCL नहीं, मैं पहले आई निकालना है ना, तो हम एक काम कर लेते हैं कि ये ब्रांच यहाँ पर जाएगा, हम KVL ही लगाते हैं। KVL लगाएंगे तो हमें आई की वैल्यू मिल ही जाएगा। अभी देखो ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ GC की वैल्यू मिल गई, समझ लो एक तरीके से, जो AB की वैल्यू है वही GC की वैल्यू है ना। वो यहाँ देखते हैं, मैं इसको रिमूव करके यहाँ लिख लूँ क्या, नहीं, जान दो, बार बार इधर करना, तो मुझे लगाना पड़ेगा। देखो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस GC लिखता हूँ, GC, वोल्टेज अक्रॉस GC इज इक्वल टू, इधर से जाएंगे तो हमें पहले क्या मिलेगा, E मिलेगा, और E की वैल्यू है 4, तो मैं +4 लिखूंगा, 4। उसके बाद आगे बढ़ूंगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें करंट कितना है हमें ये पता नहीं है, I2 है, I2 इंटू 2 माइनस 2 I2, और हमें इसकी वैल्यू तो पता है, हमने कितना निकाला है, ये GC 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। ये GC क्या है, यही AB के बराबर है ये ना, पैरेलल ही वैल्यू। हाँ, तो यहाँ पर 2 वोल्ट इज इक्वल टू 4 माइनस 2 I2। अब इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 I2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 I2 इज इक्वल टू 2 एंड I2 इज इक्वल टू 2/2, यानी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। यानी हमें क्या मिल गया कि भैया ये जो I2 है, यहां से करंट आ रहा है 1 एम्पियर का। क्लियर, ये मिल गया। अब जब मैंने बताया यहाँ से अगर 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 0.5, 1.5 एम्पियर आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक जंक्शन है, यहाँ से आने वाला करंट 0.5, यहाँ से आने वाला करंट 1, दोनों मिल जाएगा 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 एम्पियर। तो इस एक्स से जाएगा 1.5 एम्पियर का करंट और वोल्टेज रहेगा 2, वोल्टेज रहेगा 2। क्या ये चीज समझ में आया है कि सब गाछ पाछ हो गया है? फिर से समझाऊं, समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो KVL था, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो न्यूमेरिकल के साथ पूरा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटिंग वगैरह कैसे होता है, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, उसके बारे में समझेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट है। आज के लिए इतना रखें।